जय हिंद प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा तीसरा लेसन है मानव जन्म ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक, आशा है आप लोग सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और एक नए जुनून, एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ चीजें समझते हैं। प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, ये जान लेते हैं। जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, छोटे से लेकर बड़ा, एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक, ये सारे के सारे जीव एक समय तक ही जीवित रहते हैं। या कह सकते हैं कि सभी जीवों का एक समय, एक निश्चित समय होता है जिसमें वो जीवित रहते हैं। और जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? उस जीव का जीवन काल कह सकते हैं या उस जीव का जीवन काल। काल तो आपको पता है, काल में समय होता है। मतलब जो जीव जीवित रहता है, जितने मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहेंगे। इसमें एक रोचक बात है, ये है कि कुछ जीव का जीवन काल, कुछ जीव अपना जीवन काल एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं। कुछ जीव होते हैं जो अपना जीवन काल एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं, एक ही दिन में पूरा करते हैं। ठीक, कुछ जीव हजारों वर्ष तक में अपना जीवन काल पूरा करते हैं। तो इसी ये जो जीवन काल है, इस जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो बीच का समय है, इसी समय में सभी जीव क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भविष्य में आने वाली संतानें बनी रहे। इसी जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है, जन्म से मृत्यु तक के समय में जो बीच का समय होता है, मतलब कोई जीव का जो जीवन काल है, जो जितने साल, मान लो किसी जीव का जीवन काल एक दिन है 24 घंटे, तो इसी 24 घंटे के अंतराल में वो अपनी सारी प्रक्रियाएं करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी नई संतति को जन्म देगा, जो उसके भविष्य को, उसके अस्तित्व को भविष्य में बनाए रखे। ठीक, प्रत्येक एक जीव को छोड़कर सारे के सारे जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय का जो होता है उसके अंतराल में क्रियाएं करते हैं। लेकिन प्रत्येक जीव है वो अपना क्रियाएं तो करता है, लेकिन वो पृथ्वी का अमर प्राणी कहलाता है। वो पृथ्वी में मरता नहीं है, वो
अमर रहता है, जिसे हम कहते हैं अमीबा। अमीबा पृथ्वी का अमर प्राणी है, ये मरता नहीं है भाई साहब, समझ में आ रहा है ना। ये पृथ्वी का अमर प्राणी है। सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसकी मृत्यु निश्चित नहीं है, ये मरता नहीं है। तुम तो जानते ही हो, पढ़े भी होगे, हाई स्कूल 9 से पढ़ते आ रहे हो कि अमीबा 2 केंद्रकों का निर्माण करके और 2 संततियों का जन्म दे देता। बस ये 2 भागों में बढ़ जाता है, यूँ कह सकते हैं। ये इसके केंद्रक है, अमीबा के 2 भागों में बढ़ जाता है, बट ये मरता नहीं है। ये 2 भागों में बट है गया, उसी में 2 इसकी नई संतति का निर्माण हो गया। फिर वही अगली 2 संतान निर्माण होगी। इसका कार्य तो कोई निश्चित नहीं होता, ये किसी भी आकृति में हो सकता है। ठीक है, आया समझ में। किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। सभी जीवों की लगभग मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन सिर्फ किसको छोड़कर? अमीबा को छोड़कर। यह पृथ्वी का अमर प्राणी कहलाता है। और देखते हैं इसमें आगे, जीवित जीवों में होने वाली एक प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसी संरचनाएं बनाता है, उसे क्या कहलाता है? चरण करते हैं। या अपने जीवन काल में जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। समझते हैं थोड़ा। मानव के लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत बाह्य जननांग पुरुष में शिशन, व्याश्न कोश, क्या क्या होते हैं? मानव में बाह्य जननांग होते हैं। शिश्न होता है जिसे हम पेनिस कहते हैं, व्याश्न होता है, व्याश्न कोश होते हैं, जबकि स्त्री में झिर्री सदृश भाग तथा भंग शिशन के रूप में होते हैं, जो स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। नर में क्या होता है? शिश्न होता है, नर में क्या होता है? शिश्न होता है, व्याश्न कोश होते हैं, व्याश्न कोश होते हैं। स्त्री में क्या होता है? जो स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं। मादा में भाग शिशन होता है, ये लैंगिक द्विरूपता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। अब हम सबसे पहले, हमारी मेन हेडिंग जो है मानव का जनन तंत्र है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानव का जनन तंत्र। हेडिंग डालेंगे मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इंग्लिश में लिख सकते हैं। समझना, मानव भी अन्य कशेरुओं की तरह एक लिंगी प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी है। कैसा प्राणी है? मानव एक लिंगी प्राणी है। अतः नर
मानव या पुरुष तथा मादा, मानव या स्त्री में स्वाभाविक रूप से जननांगों में काफी अंतर होता है। चाहे वो मादा हो या नर हो, इनके जननांग जो होते हैं, इनके जो जनन अंग होते हैं, ये स्पष्ट रूप से इनमें क्या होता है, जनन अंग में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है। लिखेंगे, मानव जनन तंत्र में मानव भी अन्य कशेरुकियों की भांति एक लिंगी प्राणी है। अतः नर व मादा या पुरुष तथा मादा मानव या स्त्री में स्वाभाविक रूप से जननांगों में काफी अंतर होता है। मानव की बाह्य आकृति से ही पुरुष तथा स्त्री की पहचान की जाती है। लिख गया यहाँ तक। जो अगर इनकी पहचान करना है कि ये मानव है कि नर है कि ये मादा है, इनकी जो पहचान की जाती बाह्य आकृति से ही पहचान की जा सकती है आसानी से। नर में क्या होता है, मूंछ होती है, दाढ़ी आती है, ठीक है, उसकी आवाज भारी होती है, ठीक है। अतः मानव में लैंगिक द्विरूपता होती है। मानव अलैंगिक लक्षणों के आधार पर पाई जाने वाली द्विरूपता में कुछ अंतर निम्नलिखित प्रकार है। देखो बता रहे हैं। नंबर 1, मानव की पहचान सबसे पहले करते हैं नर की। नर में दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज भारी होती है, ठीक है, ये इसके प्रथम लक्षण होते हैं। स्त्री में देखते हैं, स्त्री में 2 बड़े स्तन होते हैं जिनमें दुग्ध ग्रंथियां विकसित होती हैं। इसके प्रकार में दुग्ध स्रावित होता है, जबकि पुरुष में दुग्ध ग्रंथियां छोटी व निष्क्रिय होती हैं। समझना। फर्स्ट पॉइंट है नंबर 1, इनमें अंतर समझेंगे। मादा में दुग्ध का विकास होता है, जबकि नर में दुग्ध का विकास नहीं होता है। ठीक, अंतर इनमें क्या है कि नर में भी दुग्ध पाया जाता है, ऐसा नहीं है, बट इसमें नर में क्या होता है, जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो सक्रिय नहीं होती, इसीलिए नर के दुग्ध में विकास नहीं होता है। मादा में दुग्ध की ग्रंथियों में सक्रिय होती है, इसीलिए उनमें विकास होता है। आया समझ में। दूसरा पॉइंट समझते हैं। मादा में आवाज समझेंगे। मादा में आवाज जो होती क्या होती है, मधुर होती है या पतली होती है, लेकिन पुरुष में क्या होता है, लेकिन पुरुष में आवाज भारी होती है। ये हो गया दूसरा अंतर। आ गया समझ में। मादा की जो आवाज होती है वो मधुर होती है या पतली होती है, यूं कह सकते हैं, लेकिन पुरुष की जो आवाज होती है वो भारी होती है। तीसरा पॉइंट समझते हैं।
मादा में वसा के कारण नितंबों में उभार आता है। नर में वसा कम होती है, जिसके कारण नितंबों में उभार नहीं आता है। ठीक, अगला पॉइंट चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट लिखना है, मादा में दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, जबकि पुरुष में दाढ़ी मूंछ आती है। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, स्त्री की अपेक्षा पुरुष का देह अधिक मजबूत होता है। ठीक, पुरुष के देह में वसा कम होती, इसलिए पुरुष का जो शरीर होता है स्ट्रांग होता है, और जो मादा का शरीर होता है, बॉडी होता है, उसमें वसा अधिक होती है, जिसके कारण उनके अंग सॉफ्ट एवं मुलायम होते हैं। आया समझ में? यहां तक रिवीजन करिएगा, नहीं टॉपिक लंबा हो जाएगा। जय हिंद।